Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new topic of obs and gynae, that is ophoritis. Opho means होता है ovaries और itis means होता है inflammation. तो डायरेक्टली अगर देखा जाए मीनिंग तो मीनिंग निकलता है इन्फ्लेमेशन इनटू द ओवरीज. अब ये ओवरीज क्या है, सबसे पहले तो ये हम देखने वाले हैं. तो ओवरीज एक तरह की एग शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे डायरेक्टली यूट्रस से अटैच होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ओवरीज का मेन काम क्या है कि ये ओवा को रिलीज करती है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है. व्हाट इज दिस सेकेंडरी oocyte? सेकेंडरी oocyte ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो स्पर्म से जाकर के मिले और एक बेबी बनाना स्टार्ट करे. तो सेकेंडरी oocyte बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये नहीं बना तो स्पर्म किससे मीट करेगा, किससे मिलेगा आकर के, और हमारे अंदर बेबी नहीं बनेगा. तो इसलिए ओवरी का मेन काम क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte को बनाना, उसके बाद उसको रिलीज कर देना स्पर्म के लिए. कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे प्रोसेस चल रहा है, ये आप मेरे फर्टिलाइजेशन वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हो. एंड स्क्रीन पे आपको फर्टिलाइजेशन का वीडियो दिख जाएगा. अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप फर्टिलाइजेशन वाले वीडियो में देख लेना. साथ ही साथ जो हमारा ये ओवरीज होती हैं, दोनों की दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं. कभी एग इस साइड से रिलीज होता है तो कभी एग यानी सेकेंडरी oocyte इस साइड से रिलीज होता है. साथ ही साथ ये फेलोपियन ट्यूब को एक चांस देती हैं कि वो सेकेंडरी oocyte को यहाँ से उठा करके अपनी मेन जगह पे लेके आए और स्पर्म से मीट कराए. तो ये सारा काम हमारी ओवरीज का है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ ओवरीज गोना इन्फेक्टेड. ठीक है, अगर ओवरीज गोइंग टू इन्फेक्टेड तो व्हाट विल हैपन, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम इस वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ओफोराइटिस मीन्स होता है, ओफो मीन्स होता है ओवरीज, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक्स. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तब अटैक करते हैं जब आपको पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है. तो हम कह सकते हैं कि पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कौन सी डिजीज होती है? जब आपके यूट्रस में, आपके फैलोपियन ट्यूब में, आपके ओवम में, ओवरीज में, आपके वजाइना में, हर जगह इन्फेक्शन फैल जाता है, उसको हम पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं. तो ओफोराइटिस कॉमनली तब देखा जाता है जब किसी पर्सन को पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है. अगर आपको मेरा पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का पूरा टॉपिक चाहिए तो आपको मेरे एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो. सो इट इज अ टाइप ऑफ द डिजीज जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है? इनफर्टिलिटी, बांझपन. तो मैंने आपको बताया था कि अगर ओवरी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा सेकेंडरी oocyte यानी एग रिलीज नहीं होगा. उस एग का क्या काम है कि वो स्पर्म से जाकर के मिलता है और एक बेबी बनाता है. तो जब वो बनेगा ही नहीं ओवरी के अंदर, तो स्पर्म अकेले एक बेबी नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी. तो ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन एक या दोनों ओवरीज में इजीली हो सकता है अगर आपको पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई है तो. नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन. तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि ये एक तरह का अक्यूट इन्फेक्शन है. एक्यूट इन्फेक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये बाद में क्रोनिक भी हो सकता है. क्यों हो सकता है? जब इन्फेक्शन बहुत सीवियर स्टेज में चला जाएगा तो वो क्रोनिक में चेंज हो सकता है. एक्यूट इन्फेक्शन है जिसमें हो क्या रहा है, एक या दोनों ओवरीज में इन्फेक्शन हो रहा है. ओफोराइटिस एक तरह की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है ओवरीज के अंदर. ठीक है, ये दो आपकी डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और डेफिनेशन देख लो, सिंपल है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ओवरी. तो ये तीनों डेफिनेशन है, आप देख लो, नोट कर लो. नेक्स्ट है आपके कॉजेस. तो कॉजेज अगर मैं बताऊं तो आपको तीन मेन कॉजेज हैं. बाकी जो दूसरे कॉजेज हैं लाइक को रिलेटेड कॉजेज हैं वो अलग से हैं. तो तीन मेन कॉजेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेकेंडरी टू ट्रॉमा. मान लीजिए यूट्रस के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई, या हो सकता है कि अबॉर्शन कराया गया होगा, या हो सकता है बायोप्सी हो, या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ कट लग गया. अब कट लगने के बाद क्या हुआ
कि वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाया और वो बढ़ते 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 आपके फेलोपियन ट्यूब से ओवरी में चला गया। नहीं तो एंडोमेट्रियम से यानी कि ये जो अंदर वाली लेयर है जो कि शेड होती है मेंस्ट्रुएशन टाइम के मतलब टाइम पे, उससे यहाँ पे आया मायोमेट्रियम में बीच वाली लेयर में, उससे वो बाहर वाली पेरीमेट्रियम में आया, देन वो ओवरीज के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि आपके ओवरीज तो यहीं अटैच होती है ना, लाइक ऐसे करके आपकी अटैच होती हैं ओवरीज, है ना। तो वो यहाँ से भी डायरेक्ट इन्फेक्शन आ सकता है, नहीं तो ये फेलोपियन ट्यूब से भी इन्फेक्शन आ सकता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपका इन्फेक्शन फैल गया। नेक्स्ट है इन्फेक्शन थ्रू द यूट्रस। मतलब मैंने आपको सेकेंडरी बताया, वो भी सही चीज है ट्रॉमा लगने के बाद। यूट्रस में इन्फेक्शन का मतलब ये है कि यूट्रस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यहाँ पे ट्रॉमा नहीं आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि बेबी को बाहर निकाला, उसके बाद जो आपका प्लासेंटा होता है उसको भी बाहर निकाला। जब वो बाहर नहीं निकल रहा था तो इसके अंदर हाथ डाल के यानी कि मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लासेंटा कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन आपके ओवरीज में चला गया। इस तरह से यूट्रस के थ्रू अंदर इन्फेक्शन चला गया। एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन थ्रू द यूटाइन वॉल्व, यही मैंने आपको ट्रॉमा में भी बताया था, यही सेम चीज है कि हो सकता है कि मायोमेट्राइटिस हुआ हो। मायोमेट्राइटिस मीन्स होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन टू द मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो पीरियड्स के टाइम पे शेड होकर के बाहर निकल जाती है। मायोमेट्रियम बीच वाली लेयर होती है, एम फॉर मायो, एम फॉर मिडिल। इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है जो कि आपके एंडोमेट्रियम को भी पहुंचाती है और पेरीमेट्रियम को भी पहुंचाती है। पेरीमेट्रियम जो कि आउटर लेयर होती है जो कि आपके यूट्रस को शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो इन तीनों लेयर में से कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा तो आसपास के एरिया में भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, जैसे कि आपकी ओवरीज के अंदर और फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये थे आपके 3 मेन कॉज। चलिए और दूसरे कॉजेज देख लेते हैं, अदर कॉजेज। तो अदर कॉजेज हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हो सकता है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज हो गई हो जिसकी वजह से उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरियाज हैं वो डायरेक्टली आपके यूट्रस में जाकर के आपके ओवरीज को इन्फेक्टेड कर चुके हों। साथ ही साथ सेक्सुअली एक्टिविटी, मल्टीपल पार्टनर्स को यूज करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं इस टाइप की डिजीज होने के लिए। साथ ही साथ वो लोग जो कि प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं जैसे कि कॉन्डम। नेक्स्ट है मेडिकेशन सच एज एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि आपके वजाइना के गुड बैक्टीरियाज को किल करती हैं। पहली चीज आपको पता होना चाहिए, आपके वजाइना में गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि बाहर के बैड बैक्टीरियाज को किल करने का काम करते हैं। एंटी एंजाइटी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपके गुड बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं, तो बैड बैक्टीरियाज को चांसेस मिल जाता है अंदर आने का। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ द स्पर्मिसाइड्स फॉर द बर्थ कंट्रोल। तो स्पर्मिसाइड बहुत तरह की टैबलेट्स को भी कहते हैं, जेल को भी कहते हैं, ट्यूब्स को भी कहते हैं, स्प्रे को भी कहते हैं, जो कि फोम को भी कहते हैं, जो कि स्पर्म को मारने का काम करते हैं। तो ये सिर्फ स्पर्म को ना मार करके ये आपके गुड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो जब किसी पर्सन को डायबिटीज मेलाइटिस होता है और उस पर्सन की जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल नहीं होता है, कंटिन्यूस बढ़ता रहता है, तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है वो आपके इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करने लगता है, वो आपके इम्यून सेल्स को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ द हाइजीन प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल बबल बाथ, वजाइनल स्प्रे एंड डिओड्रेंट्स। तो जब आप बबल बाथ करते हो, जैसा कि आप यहाँ पे टब में देख रहे हो, ये लेटे हुए हैं, तो अगर यहाँ पे कोई फीमेल होती तो उसके अंदर की गुड बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी होती ड्यू टू दी बबल बाथ। साथ ही साथ वजाइनल स्प्रेस और वजाइनल डिओड्रेंट यूज करने वाले लोग वो ये सारी चीजें आपके डायरेक्टली क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। टाइट फिटिंग क्लोथिंग, तो टाइट फिटिंग क्लोथिंग में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आप टाइट फिटिंग क्लोथिंग करते हो तो अंदर जो स्वेटिंग होती है वो सही से ड्राई नहीं हो पाती। तो जब वो ड्राई नहीं हो पाती तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन ज्यादा चांसेस होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है यूज ऑफ द इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में मोस्ट कॉमन है आपका कॉपर टी। जो लोग कॉपर टी सही से इंसर्ट नहीं कर पाते हैं और उसकी सही पोजीशन
में उसको नहीं पहुंचा पाते हैं, वो बीच में ही इस तरह से छोड़ देते हैं अगर, तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपके एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। और इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि आपके आपके ओवरीज में भी वो इन्फेक्शन जा सकता है। एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम से पेरीमेट्रियम, देन आपकी ओवरीज के अंदर। नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम्स। तो पेन होगा, ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वहां पे स्वेलिंग है तो एब्डोमेन में भी पेन होगा, पैल्विक ऑर्गन में भी पेन होगा। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हैवियर होगी, जैसा कि नॉर्मली होती वैसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओवरीज के अंदर हो सकता है कि रप्चर हो गई हो ओवरी। मान लीजिए आपकी ओवरी है, इसके अंदर पहले से ही इन्फेक्शन हो, पहले से ही ब्लड रिलीज होने के चांसेस हों, फिर आपके मेंस्ट्रुएशन का भी ब्लड निकल रहा है और इनकी इन्फेक्शन होने की वजह से इसके अंदर ब्लीडिंग होने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो दोनों ब्लीडिंग मिल करके हैवी ब्लीडिंग होगी। साथ ही साथ बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपकी ओवरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ब्लीडिंग आपको उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले ही ब्लीडिंग आ सकती है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आपका पेन। तो बहुत ज्यादा पेन होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आपके वजाइना तक पहुंच गया हो। हैवी वजाइनल डिस्चार्ज होगा, सेम चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। साथ ही साथ बैड ओडर होगी, बैड स्मेल आएगी। हो सकता है कि वजाइना में इतना इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से पस निकलने लगा हो, जिसकी वजह से बैड ओडर यानी स्मेल आने लगेगी। नेक्स्ट है बर्निंग सेंसेशन। जब आप यूरिनेशन करोगे तो यूरिन में थोड़ा बहुत एसिडिक कंटेंट होता है, जो कि आपके जहां पर भी कट लगा हुआ है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, वहां पे जब टच होगा तो वहां पे आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा, जिसकी वजह से आप यूरिन पास करने में आप कंफर्ट नहीं होगे और आपको बहुत पेन होगा जब आप यूरिन पास करोगे। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है। एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन में आप प्रीवियस इन्फेक्शन पूछ सकते हो, डायबिटीज मलाइटिस पूछ सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको डायबिटीज हो। इसके साथ साथ आप प्रीवियस हिस्ट्री ट्रॉमा के ले सकते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ले सकते हो, यूट्राइन इन्फेक्शन के ले सकते हो, एसटीडी की ले सकते हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की ले सकते हो, मल्टीपल पार्टनर्स के ले सकते हो, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस के भी दे सकते हो। वजाइनल स्प्रे के बारे में पूछेंगे आप कि वजाइनल स्प्रे या डीओ या टाइट क्लोथिंग तो नहीं करती हैं, है ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस तो नहीं इंसर्ट कराया उन्होंने, ये सारी चीजें आपको पूछनी है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप वाइटल साइन सबसे पहले पूछोगे, असिस्ट करोगे, जिसमें आपको टेम्परेचर पल्स दोनों ही इंक्रीज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपने आप को हीट प्रोड्यूस कराएगी ताकि वो इस इन्फेक्शन और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके, तो आपको फीवर होगा। हेड टू टू एग्जामिनेशन करोगे जब, तो हेड टू टू एग्जामिनेशन में फेस को आप देखोगे तो उसको डिस्कम्फर्ट आपको दिखेगा, पेन दिखेगा, पेल सा दिखेगा और इरिटेशन भी में भी दिख सकती है। पेन लेवल आप पूछोगे तो वो बताएगा आपको कि बताएगी सॉरी कि एब्डोमिनल पेन हो रहा होगा, डिस्कम्फर्ट है, उसको बैक पेन है, वजाइनल पेन है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड से पहले ही ब्लीडिंग हो जाती है, नहीं तो एट द टाइम ऑफ द पीरियड्स ब्लीडिंग ज्यादा हो रही होती है। ये सारी चीजें वो आपको खुद ही बता देगी। डिस्पेरियूनिया भी आपको बताएगी, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, पी करते टाइम यानी कि यूरिन पास करते टाइम उसे बर्निंग सेंसेशन होता है। नेक्स्ट है आपका यूएसजी। यूएसजी में आप ओवरीज में फ्लूइड देख सकते हो, तो आपको डॉपलर कलर्ड यूएसजी कराना है, जिसमें आप ओवरीज के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी देख सकते हो। साथ ही साथ आपको पैल्विक एग्जामिनेशन करना है। पैल्विक एग्जामिनेशन में आप बाय मैनुअल एग्जामिनेशन कर लोगे। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन में हेल्थ वर्कर क्या करता है कि आपके एब्डोमेन पे ऊपर प्रेशर देता है, नीचे से 2 फिंगर डाल करके आपके ऑर्गन्स को असिस्ट करता है कि उसमें कितना उसमें कितना एडिमा हो चुका है, यानी कि स्वेलिंग आ चुकी है या टेंडरनेस है ना, पेन कितना है, ये सारी चीजें वो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन में करते हैं। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट जब आप कराएंगे और यूरिन टेस्ट जब आप कराएंगे तो दोनों में आपको प्रेजेंस ऑफ एंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका म्यूकस स्वैब टेस्ट कराओगे।
वजाइना से स्वैब टेस्ट ले लोगे, वजाइना का पस जो निकल रहा था वो ले करके लैब में सेंड कर दोगे, जिससे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी मीन्स होता है ये एक तरह का कट होता है एब्डोमेन के ऊपर और एक कैमरा डालते हैं लेप्रोस्कोप के थ्रू और अंदर के ऑर्गन को असिस्ट करते हैं कि कहीं अंदर के ऑर्गन में कितना इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, कितनी स्वेलिंग है, कितनी रेडनेस है, ये सारी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पैल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। पैल्विक अल्ट्रासाउंड जब आप कराओगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स की इमेज दिखेगी, ठीक है, कि कौन से ऑर्गन में कितना इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, कौन सा ऑर्गन कितना ज्यादा स्वेलन है या कितना ज्यादा ब्लीडिंग हो रखी हुई है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसी के बेसिस पे आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से आपको सीवियरिटी पता चल जाएगी, देन आप उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे। ट्रीटमेंट आपका जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो सेम सेल्पेंजेक्टमी का है, सॉरी सेल्पेंजाइटिस का है। तो सेल्पेंजाइटिस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेल्पेंजाइटिस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लीजिए और आपको सेल्पेंजाइटिस पे आप पढ़ लीजिएगा और उसका ट्रीटमेंट जो भी आप पढ़ोगे सेम ट्रीटमेंट इसमें भी फॉलो किया हुआ है। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो इसमें टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करते हैं। टोटल मींस कंप्लीट, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी मींस पूरे यूट्रस को बाहर निकाल देना। तो जब हम देखेंगे कि पूरे यूट्रस में इन्फेक्शन फैल चुका है और ये ठीक नहीं होगा तो हम कंप्लीट यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा एक और सर्जरी है, दैट इज बायलेटरल सजाइटल ओफोरेक्टमी। बायलेटरल मीन्स होता है दोनों साइड की, ओफोरेक्टमी मीन्स होता है ओवरीज को बाहर निकाल देना। तो फेलोपियन ट्यूब के साथ साथ हमने दोनों तरफ के ओवरीज को बाहर निकाल दिया है, जिससे कि दोनों में या हम एक भी निकाल सकते हैं, बायलेटरल ना कहो। अगर ओफोरेक्टमी आप बोलोगे तो सिर्फ ओवरी को बाहर निकालने के लिए बात करोगे, ठीक है। और यूनिलेटरल अगर आप यहाँ पे लगा दोगे तो सिर्फ एक साइड की ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब को बाहर निकालोगे। अगर बायलेटरल लगा दोगे तो दोनों साइड की, बाय मीन्स होता है टू, यानी कि दोनों साइड की ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब को बाहर निकाल दोगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें आपको काउंसलिंग देनी है, क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताना है कि इट इज नॉट अ डिजीज, इट कैन बी क्योर। इसका 2 साल का, मेनली 2 ईयर के ट्रीटमेंट में ही ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप ये भी उन्हें बता सकते हो कि सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट फायदा नहीं करता है, बाकी 90% लोगों को इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट फायदा करता है। क्वालिटी केयर प्रोवाइड करोगे, अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करोगे जिससे कि वो जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो जाए। पेशेंट को सपोर्ट करोगे, पेशेंट के लाइफ इश्यूज को डिस्कस करोगे, पेशेंट के लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करोगे अच्छी केयर देने के बाद। कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेंगे, जिसके लिए आपको पेशेंट को बताना होगा कि उनको फॉलोअप केयर जरूर लेनी है। फॉलोअप केयर होती है जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, उस टाइम पे जो भी पेशेंट को डॉक्टर्स केयर देता है, जो भी मेडिकेशंस लेने के लिए बोलता है, दैट ऑल आर फॉलोअप केयर। पेशेंट को फॉलोअप केयर की इंपॉर्टेंस बताओगे कि अगर आपने बीच में ही मेडिसिन छोड़ दी, कंप्लीट कोर्स नहीं किया, तो आपकी ये डिजीज फिर से अराइज हो सकती है एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। सेफ सेक्सुअल टेक्निक बताओगे कि कॉन्डम यूज करना है, साथ ही साथ अर्ली डिटेक्शन के लिए बोलोगे। मान लीजिए उनको एक बार यूटीआई हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो अब उनको हॉस्पिटल में जरूर दिखाना है कि उनको बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। साथ ही साथ इरिटेंट्स को अवॉइड करने के लिए बोलना है। अगर वो वजाइनल स्प्रे या डीओ यूज करती हैं या कोई लिक्विड यूज करती हैं तो वो अवॉइड करना है। बबल बाथ को भी अवॉइड करने के लिए बोलना है। नो टू दी सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन जैसे कि होता है इलीगल अबॉर्शन को हम सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं, जब पता चल जाता है कि गर्ल है तो चलो इसको अबॉर्ट करा देते हैं। इस टाइप के अबॉर्शन में, यानी कि चुपके से जो अबॉर्शन कराए जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने मनी से मतलब होता है, वो आसेप्टिक टेक्निक वगैरह यूज नहीं करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं अगर आपने प्रिवेंशन फॉलो नहीं किए तो? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, यानी कि आपका पूरा यूट्रस, पूरी फेलोपियन ट्यूब, पूरी ओवरीज, पूरी आपकी वजाइना, पूरा आपका रेक्टम, सब कुछ इन्फेक्टेड हो सकता है।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है अगर उन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड नहीं किया। रिकरेंट यूटीआई हो सकता है जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन किडनी में भी जा सकता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है अगर आपके ओवरीज ठीक नहीं हुई तो आपका ओवर रिलीज नहीं होगा, तो स्पर्म किससे जाकर के मीट करेगा, इसलिए इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेप्टिसीमिया हो सकता है। सेप्टिसीमिया मीन्स होता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना। तो जब ब्लड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस हो जाएगी तो सेप्टिसीमिया हम उसे बोलेंगे। ये सारी कंडीशन के चलते आपकी डेथ भी हो सकती है। So this is all about ophoritis. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day.